नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 अप्रैल 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है यूक्रेन और भारत की तटस्थता की स्थिति। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि यूक्रेन की क्या स्थिति है और भारत हमेशा तटस्थता की स्थिति क्यों निभाता है और यह क्या है तटस्थता की नीति, इसके क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ तटस्थता की नीति से क्या भारत को खतरा है, क्या रूस की खिलाफत से भी भारत को हो सकता है बड़ा नुकसान। तो इसमें हम यूक्रेन की त्रासदी, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बॉर्डर गावस्कर से परे, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाली यह ट्रॉफी एक तरह से कह सकते हैं कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता लाती है, यानी इसे हम क्रिकेट डिप्लोमेसी कह सकते हैं। हाल ही में अगर आप लोगों ने देखा हो तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को विराट कोहली के साइन किया हुआ बल्ला उन्हें दिया। तो इस तरह से क्रिकेट डिप्लोमेसी और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी पिछले सप्ताह जो आर्थिक संबंधों पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, इसका क्या महत्व है और भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंध क्या और मजबूत हुए हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्या रूस पर भारत की स्थिति अमेरिका के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर रही है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं एक और तीन दोनों को जोड़कर भी हम लोग देख सकते हैं। और चौथा है कर्मचारी भविष्य निधि आय पर नए कर की बारीकियों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नई गाइडलाइंस क्या जारी की गई हैं, तो इस तरह से कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या इससे लाभ है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा स्वच्छता कार्य में जाति की प्रथा। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी हाथ से मैला धोने की प्रथा क्या है, इससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या क्या रहे हैं, अन्य क्या प्रयास किए गए हैं और विभिन्न प्रयासों के बाद भी वर्तमान स्थिति दयनीय क्यों बनी हुई है। और इसके साथ साथ मैला धोने की प्रथा और जाति विभाजन के संबंध की भी हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की राह क्या हो सकती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तर की संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर को लिखा जाए। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, यूक्रेन एंड द एनाटॉमी ऑफ इंडियंस न्यूट्रलिटी। तो यह पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ संपादकीय पृष्ठ पर है। सामान्य अध्ययन के सेकंड यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, यानी यूक्रेन और भारत की तटस्थता की स्थिति। यहां पर हमें याद करना होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, चूंकि वह यहाँ पर तटस्थतावादी नीति देखा जाए तो यह उन्हीं की देन है। तो नेहरू जी का जो सिद्धांत था संघर्षों के प्रति नई दिल्ली के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करना अभी भी जारी है। जो उन्होंने सिद्धांत का जो कह सकते हैं, चाहे 1957 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के 1 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बताया कि भारत ने गैर निंदा क्यों किया, तो उसी लाइन को आज भी भारत उसी पर काबिज है। तो यह जो है प्रमुख तथ्य यही है कि 1957 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के 1 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने गैर निंदात्मक दृष्टिकोण को क्यों अपनाया। तो दुनिया में साल दर साल और दिन ब दिन बहुत सी चीजें हो रही थी, जिसमें उन्होंने संसद में यही बोला कि हम किसी को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, हम उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन होते रहेंगे, तो ऐसे में हमें तटस्थवादी नीति अपनाना होगा। तो इसी तरह से अगर हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, तो बिना किसी नाम लिए नागरिक हत्याओं की निंदा, जैसे कि भारत ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, उसने रूस का नाम नहीं लिया, लेकिन यह नागरिक हत्याओं की उन्होंने निंदा की। लेकिन उसके साथ साथ भारत ने एक कूटनीतिक कह सकते हैं चाल के तहत उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में वोटों से परहेज भी कर दिया। तो एक तरफ देखा जाए तो उन्होंने रूस का विरोध भी कर दिया बिना नाम लिए हुए, और एक तरफ देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र में वोटों से परहेज करते हुए यानी रूस का साथ भी दिखा दिया। तो यह कोई अब यह यहाँ पर महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि भारत की स्थिति अलग थलग नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं। दक्षिण अफ्रीका भी नहीं भाग लिया, यानी वह जो है रूस की निंदा करने की मांग करता था लेकिन संयुक्त राष्ट्र के वोटों से दूर रहा। इसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात,
इसी तरह से पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे करीबी इजराइल ने भी रूसी हमले की निंदा की, लेकिन प्रतिबंध शासन में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो जब इतने लोग कर रहे हैं तो क्या भारत को अलग से क्यों देखा जा रहा है? यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारत से लोगों को चिंता है कि क्या आने वाले दिन में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है? क्यों भारत की ही इतनी ज्यादा भारत चर्चा में है इस युद्ध को लेकर के? तो इन्हीं बातों की यहां पर महत्वपूर्ण है कि उत्तर अटलांटिक, अब सोचिए नाटो के सहयोगी तुर्की ने भी ऐसा किया, यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता कर रहा है, जबकि नाटो का वो मेंबर है, उसको तो सीधे सीधे रूस का विरोध करना चाहिए था। इन सभी के बाद सबसे ज्यादा पश्चिम देश नाराज अगर हैं आलोचना के दायरे में, हमारे भारत को ही क्यों ला रहे हैं? तो यहां पर महत्वपूर्ण यही है कि तटस्थता की नीति रूस के युद्ध पर भारत क्यों अपनाता रहा है। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई है। इससे पहले भी अगर हम बात करें 2008 की बात करें, 2014 की बात करें, तो उसमें भी भारत तटस्थता की नीति अपना चुका है। तो 2014 में भी रूस के क्रीमिया पर हमले के दौरान भी उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार होती थी, तो उसने भी यही तटस्थता की नीति अपनाई थी और भारत ने यूएनएससी से खुद को मतदान से दूर रखा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत ने युद्ध को लेकर हालांकि चिंता जताई थी, मैंने जैसा कि बताया आपको। तो यहां पर यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तटस्थता की नीति के पीछे कारण क्या है। तो इस समय जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उस समय भारत की सबसे पहली प्राथमिकता थी कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। यही कारण है कि उसने तटस्थता की नीति अपनाई थी। चूंकि भारतीय सरकार तटस्थता नीति के पीछे अब कह सकता है पहला और सबसे बड़ा कारण वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराना था। इसी तरह से कश्मीर के मुद्दे पर पश्चिमी देशों ने कभी नहीं किया भारत का समर्थन। यही कारण रहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर यानी अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा बनाए रखा है। तो इसी तरह पश्चिम देशों ने यूक्रेन में रूस की तरह भारत के क्षेत्र पर अवैध कब्जा के लिए कभी चीन की निंदा नहीं की। तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश विवाद भी ऐसा ही रुख रहा था। तो ऐसे में हम क्यों तटस्थवादी नीति ना अपनाएं? भारत की रूस से मित्रता भी है तटस्थता का कारण, क्योंकि रूस हमेशा से खुल करके भारत का साथ दिया है, चाहे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य की बात की जाए या आतंकवाद के मुद्दे पर बात की जाए, वह हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। तो यही कारण है कि भारत तटस्थवादी नीति अपनाता है। भारत ने 1979 में भी किया था रूस के सैन्य अभियान का बचाव, यानी 1979-80 में रूस के अफगानिस्तान पर हमला करने के दौरान भी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने सैन्य अभियान का बचाव किया था और भारत ने यूएनजीए को अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट हाफिजुल्लाह अमीन सरकार के अनुरोध पर रूस के काबुल में प्रवेश की जानकारी दी थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत हमेशा तटस्थवादी नीति अपनाया रहा, खासकर रूस के मामले में। तो तटस्थता की नीति से क्या भारत को खतरा है? यहां पर महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो भारत की तटस्थता की नीति की कई परिणाम गंभीर हो सकते हैं। रूस की निंदा न करने को पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे को पुतिन की तरह सही माना जा सकता है। दूसरा, यदि भारत रूस से सुखोई 400 विमान खरीदता है तो अमेरिका उसे भी अपने 2017 के प्रतिबंध अधिनियमों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे सकता है। यानी अगर यह रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चलता है तो अमेरिका रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में अमेरिकी उप सलाहकार जो सुरक्षा सलाहकार आए हैं, उन्होंने भारत को थोड़ी बहुत चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से अमेरिका का रुख अलग हो सकता है। रूस की खिलाफत से भी क्या भारत को हो सकता है बड़ा नुकसान? तो निश्चित रूप से, अगर हमने पहले भी आपको बताया है कि इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है और चीन और रूस में काफी संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, तब ऐसे में अगर रूस हमसे दूर जाता है तो निश्चित रूप से चीन यहां पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा देगा। तो इससे भारत को नुकसान हो सकता है। और इधर पाकिस्तान परंपरागत विरोधी है ही, और पाकिस्तान भी रूस से आजकल मिल रहा है। तो ऐसे में यह दोनों देश भारत के उत्तर भारत यानी खासकर कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में फिर से एक्टिव हो सकते हैं। साथ साथ सुरक्षा के क्षेत्र में आज भी भारत रूस से आयात यानी हथियारों के आयात पर निर्भर है, चाहे हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए। तो इस तरह से यह सब खतरे हो सकते हैं। तो यहां पर यूक्रेन की त्रासदी, तो अंत में यही पूरे यूक्रेन संकट में पश्चिम एक निर्दोष दर्शक नहीं है।
2008 में यूक्रेन को नाटो सदस्यता का वादा किया था और उसे कभी नहीं मिला। और नाटो को एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन को युद्ध में ढकेल दिया, क्योंकि यूक्रेन को यह लग रहा था कि नाटो और अन्य देश जो है पश्चिम के देश हमारी सहायता करेंगे, लेकिन वह एक अलग थलग पड़ चुका है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कीव को धन और सीमित हथियार देना जारी रखा, लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन के प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। अगर पुतिन की सेना यूक्रेन में चली गई तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि नाटो उस देश की रक्षा करने की स्थिति में नहीं होगा जो गठबंधन का सदस्य नहीं था। जबकि यूक्रेनी पुशबैक ने रूस को यूक्रेन में अपने शुरुआती सैन्य उद्देश्यों से वंचित कर दिया, तो मॉस्को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तटस्थता स्वीकार करने में सफल हो सकता है और 24 फरवरी से पहले की तुलना में अधिक यूक्रेनी क्षेत्रों को नियंत्रित करने में भी समाप्त हो सकता है। तो यह यूक्रेन की त्रासदी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पश्चिम न केवल पुतिन को रोकने में विफल रहा, बल्कि उसके युद्ध के प्रति उसकी सीमित प्रतिक्रियाएं भी रूस को चीनी आलिंगन में और गहरा कर रही हैं, यानी चीन और रूस में और ज्यादा नजदीकी आ रही है। तो यहां क्या भारत को रूस विरोधी पश्चिमी लाइन का अनुसरण करके इस चीन और रूस की मित्रता में तेजी लानी चाहिए, या मॉस्को के साथ अपने जो पुराने संबंध हैं उन शर्तों को बनाए रखना चाहिए? तो रूस को अपने एशियाई संबंधों में विविधता लाने की क्या अनुमति दे सकता है? तो भारत के लिए विकल्प यही है कि तटस्थवादी नीति वह अपनाए रखे। भारत किसी महान शक्ति का ग्राहक राज्य नहीं है या किसी भी गठबंधन प्रणाली का सदस्य नहीं है। अगर क्वाड की बात आती है तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए यह एक गठबंधन नहीं है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत भी एक व्यवहारिक यथार्थवाद और उसके मूल राष्ट्रीय हितों के आधार पर नीतियां लेने का अधिकार रखता है। और भारत सोचता है कि रणनीतिक स्वायत्ता में स्थिर एक तटस्थ स्थिति जो दोनों पक्षों के साथ चैनलों को खुला रखती है, तो वहीं उसके हितों की पूर्ति करती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत युद्ध का समर्थन करता है या जो है मना कर रहा है। भारत को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार यूएस इन बारीकियों की सराहना नहीं करता। कम से कम वाशिंगटन के सार्वजनिक बयानों से यही पता चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यह तटस्थवादी नीति के बारे में हमने बात किया। अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, पृष्ठ संख्या 6 पे ही है। इसको भी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। बियॉन्ड बॉर्डर। एलन बॉर्डर महान खिलाड़ी हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, और हमारे भारत के सुनील गावस्कर, तो इन्हीं के नाम से यह ट्रॉफी है। तो इसे हम क्रिकेट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते से आर्थिक लाभ का आवधिक पुनर्मूल्यांकन व्यवहारिक है। तो दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण यही है, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आर्थिक संबंध, और इस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता देखने को मिली है। तो हाल ही में अगर देखा जाए तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, इसे इंडिया यूएस ECTA, जिस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। तो इस तरह से यह वार्ता औपचारिक रूप से सितंबर 2021 से ही भारत और ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे, और देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर ही यह वार्ता हुई। तो ऐसे में यह देखा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के सबसे मजबूत संबंध अब तक काफी हद तक क्रिकेट अपनी सामान्य औपनिवेशिक विरासत के आसपास केंद्रित थे, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और दोस्तों यहां पर आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौता है क्या? तो यह भारत ने 1 दशक से अधिक समय के बाद किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह से यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है। तो दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? तो यह जो है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता होता है। तो इसमें मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा या सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं। इस तरह से FTAs को तरजीही व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के रूप में हम बांट सकते हैं। तो मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के यह इसे विपरीत कह सकते हैं। और इस तरह से भारत अगर देखा जाए तो फरवरी माह में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी FTA पर हस्ताक्षर किया था,
और वर्तमान में इजराइल, कनाडा, यूके और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर कार्य कर भी रहा है। तो इस तरह महत्वपूर्ण जो समझौते हैं वह इन समझौते में जैसे वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, विवाद निपटान और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, वीजा प्रतिबंधों को कम करना, व्यक्तियों की आवाजाही, दूर संचार, फार्मास्यूटिकल, इन सभी मुद्दों पर जो है दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते का महत्व क्या है? तो 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करके $50 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है और ऑस्ट्रेलिया कई संप्रधान उद्योगों सहित 96% से अधिक भारतीय निर्यात पर टैरिफ को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है और भारत पहले दिन से मूल्य के आधार पर 85% ऑस्ट्रेलियाई माल निर्यात के शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा और अगले 10 वर्षों में कटौती करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह इसका महत्व है और दोनों देशों के बीच समझौते और प्रगाढ़ हो रहे हैं और पहले से भी यह समझौता रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साझा मूल्य, हित, उद्देश्य भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण आधार है और इस तरह से दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में और तेजी पकड़ी है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया हर मुद्दे पर अब भारत के साथ आगे बढ़ रहा है और अगला टॉपिक होगा पृष्ठ संख्या 7 पर ही सामान्य अध्ययन सेकंड यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। इज इंडियाज पोजीशन ऑन रसिया अफेक्टिंग इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस। तो जो अब यहां पर वही तटस्थवादी नीति वाली बात आ जाएगी। क्या रूस पर भारत की स्थिति अमेरिका के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर रही है? तो यहां पर यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि निश्चित रूप से अगर देखा जाए, चूंकि पिछले हफ्ते भारत के रणनीतिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत सहित किसी भी देश के लिए परिणामों की चेतावनी दे डाली है। तो यहां पर पॉइंट आप देख सकते हैं और यह भी कहा है कि जो रूस के केंद्रीय बैंक के माध्यम से स्थानीय मुद्रा लेन देन करता है या एक भुगतान तंत्र का निर्माण करता है, तो कह सकते हैं जो रूस के खिलाफ यूक्रेन रूस के आक्रमण पर भारत की लगातार तटस्थ स्थिति कह रहे हैं, तो यूएस सहित कई देशों का विरोध है। तो क्या यूएस भारत संबंध में तनाव आ जाएंगे? तो यहां पर यही महत्वपूर्ण बात है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि यह सुहासिनी हैदर, आप देखते हैं उनका आर्टिकल आता रहता है, तो उन्हीं के द्वारा संचालित एक बातचीत है जिसमें लीसा कार्टिस और सैयद अकबरुद्दीन युद्ध पर भारत की गुट निरपेक्ष स्थिति पर दोनों लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। तो इन दोनों चर्चा का कुछ अंश है जिसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध आगे क्या हो सकते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूक्रेन संघर्ष में शांति के पक्ष में है। अब यहां पर देखिए शांति के पक्ष की बात हो गई, एक तटस्थवादी नीति है, तो और यह दर्शाता है कि भारत तटस्थ रुख अपना रहा है। तो क्या ऐसा माना जा रहा है? तो अमेरिकी जनता के दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर है, क्योंकि भारत की स्थिति के लिए निराशा, भ्रम, प्रशंसा की कमी जोसेफ बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण में से एक। तो 25 वर्षों तक अमेरिका भारत संबंधों का पालन करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में भारत द्वारा रूस की निंदा की कमी और यूरोप में अमेरिका के गहरे सुरक्षा हितों और रूस के भयानक युद्ध के लिए सराहना की कमी से अमेरिका निराश है। तो ऐसे में अमेरिका हो सकता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट हो सकती है। तो दूसरी तरफ अगर बात करते हैं सैयद अकबरुद्दीन का दृष्टिकोण की, तो उन्होंने यही कहा कि नई दिल्ली अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और चीन के प्रति उसके दृष्टिकोण में एक केंद्रीय भूमिका निभा रही है और भारतीय विदेश नीति के किसी भी पर्यवेक्षक के लिए स्पष्ट है कि भारत की स्थिति विकसित हो रही है। अब यह बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के उल्लंघन की आलोचना कर रहा है। तो अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, या अमेरिका ने रूस पर महाद्वीप की निर्भरता को देखते हुए ऊर्जा खरीद पर यूरोप के लिए छूट तैयार की है। लेकिन अब देखिए वहीं पर दोहरे मानदंड हैं। एक तरफ अमेरिका ने रूस पर महाद्वीप की निर्भरता को देखते हुए ऊर्जा खरीद पर यूरोप के लिए छूट तैयार की है, लेकिन भारत की रक्षा निर्भरता के लिए नहीं। तब ऐसे में यह भारत के लिए दोहरे मानदंड क्यों अपना रहा है? तो अमेरिका समझता है कि भारत अभी भी अपनी सैन्य जरूरत के 60 से 70% हिस्सों के लिए रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भर है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि वह निर्भर है। तो यह दोहरे मापदंड आखिर क्यों? तो अमेरिका यह समझता है कि चीन से भारत को खतरा है। अभी 2 साल पहले आप देख सकते हैं कि भारत को सीमा पार 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के साथ एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। तो कई दशकों में पहली बार भारत चीन सीमा पर जान गंवाने का सामना करना पड़ा। तो यदि भारत चीन सीमा मुद्दा फिर से गर्म होता है,
तो जाहिर है कि भारत रूस से अपनी सैन्य आपूर्ति पर निर्भर होने वाला है। तो इस तरह से अमेरिका इस बात को समझ रहा है, लेकिन फिर भी भारत को ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करता है। तो अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? तो निश्चित रूप से भारत के पास अवसर है, एकांत में बैठने की और अमेरिका को समझाने का अवसर है, और यह दोनों देश के लिए रूस पर अपने मतभेदों और चर्चा करने तथा कई पहलों पर हुई प्रगति के संदर्भ में द्विपक्षीय एजेंडों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर है। और अमेरिका के साथ भारत के संबंध व्यापक हैं और इसमें बड़ी संख्या में मुद्दे शामिल हैं। तो इस तरह से भारत एक बड़ा बाजार है। तो अमेरिका की मजबूरी है कि भारत को भी वह अलग नहीं कर सकता है, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए, चाहे पेट्रोलियम, गैस या हथियारों की खरीद की बात की जाए। तो अमेरिका धीरे धीरे रूस की निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि पूरी तरह से भारत को नजरअंदाज कर सकता है। तो इस तरह से 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत को अपने कूटनीतिक प्रयास से, अपनी सूझबूझ से अमेरिका को समझाने की कोशिश करनी होगी। तो अमेरिका के भविष्य के फोकस के बारे में क्या है? क्या यूरोप में युद्ध इंडो पैसिफिक और क्वाड से ध्यान हटा लेगा? तो अगर बात की जाए तो इस समय वर्तमान रूस यूक्रेन जो संकट है, तो ये लगातार अगर आगे बढ़ता भी है, फिर भी अमेरिका के ऊपर नो डाउट दबाव है। लेकिन अगर इंडो पैसिफिक स्थिति में अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में सबसे उपयुक्त स्थिति अगर किसी है तो वो हमारे भारत की है। आप जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन अगर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो भारत है। यही कारण है कि विश्व के सभी देश भारत की ओर आकर्षित होते हैं। तब ऐसे में इंडो पैसिफिक और चाहे वह क्वाड हो, दोनों को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे महत्वपूर्ण यहां पर यह बात हो जाती है कि वर्तमान में 2 विश्व महाशक्तियां नहीं 3 महाशक्तियां हैं। चीन भी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा देखे ही थे आप लोग, कोरोना काल में ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में वह अमेरिका को रिप्लेस कर देगा। तो और चीन वैसे भी क्वाड को लेकर वो बोल ही रहा है कि ये एशियाई नाटो है। तो निश्चित रूप से इस दबाव को बनाए रखने के लिए अमेरिका कभी भी भारत से दूर नहीं जाएगा। तो यह 2+2 वार्ता या ये सब बातें एक अवसर है, कह सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। अंततः हम यही निष्कर्षता कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच यह संबंध उतने खराब नहीं होंगे जितना अनुमान लगाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पृष्ठ संख्या 8 पर। इसको थर्ड पेपर आर्थिक विकास के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि आय पर नए कर की बारीकियां। तो भविष्य निधि योगदान पर कर लगाने के लिए दिशा निर्देश क्या है, कौन प्रभावित होने वाला है? तो यहां पर बजट 2021 में ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री था और 2021-22 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव लाया कि सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक का पीएफ योगदान अब कर योग्य होगा। तो इस तरह से कर्मचारी भविष्य निधि खाता औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनिवार्य है, जो सेवानिवृत्त आय सुनिश्चित करने के साधन के रूप में 20 से अधिक कर्मचारियों वाले फर्मों में प्रति माह 15,000 तक कमाते हैं। तो इस तरह से 31 मार्च तक गैर कर योग्य खाता पर ब्याज कर मुक्त रहेगा और कर योग्य खातों पर ब्याज हर साल कर लगेगा। तो इस तरह से नए नियम में सभी पीएफ खातों को अलग अलग खातों में विभाजित करने की आवश्यकता है। यानी हम इसमें बात करेंगे कि एक कर योग्य योगदान होगा और दूसरा होगा घटक जिसमें गैर कर योग्य योगदान के साथ। तो कर योग्य योगदान के खाते पर आय से किस दर पर करों की कटौती की जाएगी? तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि सीबीडी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि ईपीएफओ का जो सालाना 2.5 लाख तक के योगदान के लिए एक गैर कर योग्य खाता और उस सीमा से अधिक योगदान करने वाले सदस्य के लिए एक कर योग्य खाता बनाए रखेगा। और ईपीएफ सदस्यों के लिए ऐसी आय 20% कर लगाया जाएगा जिनकी सेवानिवृत्त बचत खाते उनके स्थायी खाता संख्या जो पैन से जुड़े नहीं हैं, और जिनके लिंक जुड़े हैं उन्हें 10% ही देना होगा। तो इस तरह से पीएफ सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पीएफ खाते पैन से जुड़े हुए हों, ताकि उच्च दर पर टीडीएस की कटौती के माध्यम से धन की अनावश्यक रुकावट से बचा जा सके। और भारत के में सक्रिय ईपीएफ खातों वाले अनिवासी कर्मचारियों के लिए टीडीएस दर 30% आंकी गई है।
जब तक कि उनके मूल देशों का भारत के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता ना हो। तो इस तरह से इस दर को शिक्षा उपकर लागू अधिभार द्वारा और बढ़ाया जाएगा। तो इस साल के अगर देखा जाए, क्या इस साल आयकर रिटर्न में इसे कैसे शामिल किया जाएगा? तो ईपीएफओ या एक नियोक्ता टीडीएस लेवी का ध्यान रखेगा। यदि आपकी आयकर स्लैब दर टीडीएस की दर से अधिक है, तो आपको अपना आईटी रिटर्न दाखिल करते समय अंतर दर का भुगतान करना होगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक कितना योगदान करता है, क्या उसका ईपीएफ और पैन जुड़ा हुआ है, इस पर निर्भर करते हुए काम करने की, जो कह सकते हैं, इस पर अगर देखा जाए तो उसको ठीक ढंग से अगर किया जाए तो बचा जा सकता है। तो आईटी अधिनियम की धारा 194 ए पात्र पीएफ ब्याज दर पर 10% तक की टीडीएस कटौती प्रदान करती है, बशर्ते कि पूरे वर्ष में देय ब्याज ₹5,000 या उससे अधिक हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज संख्या 9 पर आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर सामाजिक न्याय से जोड़ सकते हैं। तो स्वच्छता कार्य में जाति की प्रथा, कानूनों के बावजूद भारत में क्षेत्र के श्रमिकों को अभी भी कलंक का सामना करना पड़ता है और वे आवश्यक अधिकारों से रहित हैं। तो दोस्तों, जहां नागरिक समाज ने सूखे शौचालयों को खत्म करने के लिए 1980 के दशक में एक आंदोलन शुरू किया था, वही अब मेन होल से होने वाली मौतों और सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो यहाँ यही महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में कि यह हाथ से सफाई यानी मैला ढोने वाले आंदोलन मानव मल को मैनुअल रूप से हटाने की जो अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की मांग करता रहा है और 1993 में तत्कालीन सरकार ने अधिनियम को लागू भी किया था। और दोस्तों, वर्तमान सरकार ने सीवरों की सफाई को पूरी तरह से यंत्रीकृत करने के लिए 2013 के अधिनियम में संशोधन करने की भी योजना बनाई थी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या, या हाथ से मैला ढोने की प्रथा है क्या, यह बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इसका आशय किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के अपने ही हाथों से मानवीय अपशिष्टों की सफाई करने या ऐसे अपशिष्टों को सर पर ढोने की प्रथा से है। इसके पूर्व शुष्क शौचालय से मल मूत्र को हटाने की प्रथा को भी शामिल किया जाता था। और दोस्तों, मैनुअल स्कैवेंजिंग का दायरा और भी बढ़ा। इसके तहत नालियों, सीवर लाइनों, सेप्टिक टैंकों, लैट्रिन गड्ढों की मैनुअल और असुरक्षित सफाई शामिल है। तो इसके लिए जो है सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ कानूनी प्रावधान और अन्य प्रयास भी किए। वर्ष 1955 में नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम जो है, इसके तहत अस्पृश्यता पर आधारित मैला ढोने या झाड़ू लगाने जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की बात की गई थी। मैनुअल स्कैवेंजर का रोजगार एवं शुष्क शौचालय का निर्माण अधिनियम 1993 में आया। इसके तहत देश में हाथ से मैला धोने की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। इसको संज्ञेय अपराध मानते हुए 1 वर्ष का कारावास की सजा और जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। और इसी तरह से मैनुअल स्कैवेंजर के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, इसके तहत जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के तहत नालियों, सीवर टैंकों, सेप्टिक टैंकों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनुअल रूप से साफ करने के लिए लोगों को रोजगार देने या उन्हें इससे जोड़ना एक दंडनीय अपराध माना गया। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी स्थिति दयनीय है। 2016 से 20 के बीच देश में इस कार्य से जुड़े 472 कर्मियों की मौत हो चुकी है। और मैला धोने की प्रथा और जाति विभाजन का जो संबंध है, इसमें हाथ से मैला ढोने वाले और सूखे शौचालयों की सफाई एक ऐसा काम है जिसे दलित वर्गों के ऊपर डाल दिया जाता है। आज भी 97% दलित लोग हैं। भारत में केवल शौचालय ही नहीं बल्कि सफाई के काम को भी एक नीच काम के रूप में देखा जाता है और इस संबंध में दलित आंदोलनों को अभावग्रस्त पाया गया। तो इस तरह से सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का दर्जा देने की मांग के लिए शायद ही कोई संगठित आंदोलन हुआ हो और अधिकांश स्वच्छता अनुबंध निजी ठेकेदारों या स्वयं सहायता समूहों को दिए जाते हैं और ऐसे कर्मचारियों के पास मुश्किल से ही पहचान पत्र होते हैं। और चिकित्सा बीमा पॉलिसियों के संरक्षण की तो बात ही छोड़िए। स्वच्छता विभागों में कार्यबल की भर्ती खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाती है। स्थानीय प्रशासन आमतौर पर इस तरह की भर्ती के दौरान विशेष जाति के सदस्यों से संपर्क करता है और स्थिति इतनी विकट है कि जब हम स्वयं सेवकों को भोजन वितरित करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्य करने के लिए पाते हैं तो शायद ही कोई स्वयंसेवक सफाई कार्य करने या शवों को निपटाने की पेशकश करता है।
पिछली चेन्नई बाढ़ के दौरान नीलगिरी जिले के सफाई कर्मचारियों को कचरा ट्रकों में चेन्नई ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। इसी तरह से कोविड-19 के समय भी जो अपशिष्ट होता था उसके लिए भी सफाई कर्मचारियों को मजबूर किया गया था। तो यह सब समस्याएं हैं। तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो इसके लिए कठोर और एकीकृत कानून बनाने की आवश्यकता है। यानी दंड के प्रावधान अत्यंत कठोर करने की आवश्यकता है। तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है। और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े सामाजिक पहलुओं से निपटने से पहले यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि आज भी यह कुप्रथा जाति और वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। साथ ही इसके पीछे के कारकों को समझने की आवश्यकता है और स्थानीय प्रशासन को मजबूत जवाबदेही हो तो स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक होगा, जिससे मशीनीकृत सफाई के लिए धन की कमी एक बाधा ना बने। और भी कई कदम हैं, यानी स्थानीय प्रशासन का सशक्तिकरण, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जाए, इन सब माध्यम से सख्त कानूनी प्रावधान किए जाएं, तब जाकर के इस समस्या का निराकरण हो सकता है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। यहां तक कि कई कानून भी सफाई कर्मचारियों के जीवन से जुड़े लांछन से मुक्ति नहीं दिला सके हैं। भारत में सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो हाथ से मैला ढोने की प्रथा, मैनुअल स्कैवेंजिंग एवं जाति विभाजन को समझाते हुए, यहाँ पर इसको समझाते हुए उत्तर के मुख्य भाग में आपको जाना है। यानी इस समस्या के विभिन्न आयामों की चर्चा करना है। यानी विभिन्न आयाम की, यानी कि यह पहले तो यह जाति विभाजन, इसके बारे में चर्चा करते हुए, और साथ साथ मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या, इस प्रथा के खिलाफ कानूनी प्रावधान और अन्य प्रावधान सरकार ने क्या बनाए, और उसके बाद भी स्थिति दयनीय क्यों बनी हुई है, तो इस तरह से आगे की राह क्या हो सकती है, इन सब बातों की चर्चा करते हुए अंत में निष्कर्ष पर आपको जाना है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूक्रेन संकट में तटस्थता के अपने अधिकार पर जोर देकर भारत ने वास्तव में एक पक्ष चुना है। तो क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो वर्तमान रूस यूक्रेन संकट में भारत की तटस्थता की नीति का जिक्र करते हुए, रूस के युद्ध में भारत क्यों अपनाता रहा है तटस्थता की नीति, इसके क्या कारण हैं, और क्या इससे भारत को तटस्थता की नीति से क्या खतरा है, क्या रूस का अगर विरोध करता है तो उससे भारत को क्या खतरा है, और फिर अगर रूस का सहायता करता है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय यानी पश्चिम देश भारत से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से आप इससे सहमत हैं, तो ऐसे में यहाँ पर निष्कर्ष में आप अपने मत प्रस्तुत करें। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।